हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज के इस क्लास में एसएसटी सीटेट पेपर 2 के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए ये सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की कंटिन्यू तैयारी जारी रखिए। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित का मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। अब देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया गया है। सेक्शन ए में देखिएगा, कहा जा रहा है, पहले में कहा जा रहा है गृहपति। तो देखिएगा यहाँ पे गृहपति के सामने दिया गया है भूमिहीन मजदूर। उसके बाद श्रेणी, तो श्रेणी में दिया गया है स्वतंत्र किसान। सी है कि अदमई के सामने देखिए दिया गया है तटीय निवास। और अरिकामेडु, तो अरिकामेडु के सामने दिया गया है शिल्पकार। तो देखिए, गृहपति कहा जाता है स्वतंत्र किसान को। इसे कहा जाता है स्वतंत्र किसान को। और श्रेणी जो होता है, तो देखिए श्रेणी कहा जाता है शिल्पकार को। श्रेणी किसे कहा जाता है? शिल्पकार को। उसके बाद देखिएगा आदिमई, तो आदिमई कहा जाता है भूमिहीन मजदूर, मतलब जिसके पास कोई ज़मीन नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को आदिमई कहा जाता है। भूमिहीन मजदूरों को जो है तो आदिमई कहा जाता है। अब देखिए, हो गया सबसे लास्ट में अरिकामेडु। तो अरिकामेडु का मतलब होता है तटीय निवास। ठीक है, तो ये देखिए, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो आइए देखिएगा ये किस ऑप्शन में है। यहाँ पे देखिए 4 खंड दिए गए हैं ए बी सी डी करके। तो देखिए, कहा गया है पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा। तो पहले का दूसरा देखिए इसमें फर्स्ट में नहीं है, उसके बाद सेकंड में भी नहीं है देखिएगा, और थर्ड वाले में भी देखिएगा पहले का दूसरा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। यानी कि वो कौन सा दिन था जिस दिन या जिस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने के लिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया गया है 6 अप्रैल 1919 को, या फिर नेक्स्ट देखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 15 दिसंबर 1919 को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 6 दिसंबर 1919 को। तो देखिए, यहाँ कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। यानी इसी दिन जो है रॉलेट एक्ट अहिंसक विरोध का दिन मनाने के लिए गांधी जी ने कहा था। मतलब वो तारीख कौन सी थी? तो देखिए, वो तारीख थी 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने के लिए कहा था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में उपनिवेशित भारत में कपास उद्योग के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिएगा दिया गया है कि भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, यानी कि ये कथन सत्य है। या बी है कि भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। सी वाला ऑप्शन देखिएगा दिया गया है कि कपड़ों की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया। या ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। अब देखिएगा, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले वाले विकल्प में दिया गया है देखिएगा कि केवल ए, सी और डी सही है। उसके बाद सेकंड वाला विकल्प देखिएगा कि बी, सी और डी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है कि ए, बी सही है, या ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा दिया गया है कि सी, डी सही है। तो बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में उपनिवेशित भारत में कपास उद्योगों के विकास के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा यहाँ पे कि भारतीय कपड़ा उद्योगों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, ये वाला कथन सत्य है। उसके बाद बी वाले में देखिएगा कहा गया है
कि भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। तो भाई ब्रिटिश बाजार उपलब्ध नहीं था, ठीक है, तो बी वाला नहीं होगा, बी वाला जो है तो ये नहीं होगा। सी में देखिएगा कि कपड़ों की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन हो गया। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भारतीय लोगों को काफ़ी परेशानी बढ़ी थी। डी है कि बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। तो यहाँ पे किसको परेशानी हुई? भारतीयों को परेशानी हुई। तो जो देखेगा यहाँ बी वाले ऑप्शन में दिया गया है कि भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, तो ऐसा नहीं था। ये ऑप्शन जो है तो गलत हो जाएगा। तो ए, सी और डी सही है। तो देखिए ए, सी और डी किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए है कि प्रियरीज को विश्व का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए कथन आर है क्योंकि खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। इसीलिए जो है तो प्रेरीज को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। तो यहाँ देखिए चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि दोनों, यानी ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए तथा आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ए सही है किंतु आर गलत है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि दोनों, यानी ए और आर दोनों गलत है। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्रेरीज को विश्व का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है, तो आपका पहला सही है। लेकिन देखिए आर में देखिएगा कहा गया है कि खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिणी अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। तो ये वाला कथन जो है गलत है, यानी कि यहाँ पे आपका पहला सही है और आर गलत है। तो देखिए ए सही है किंतु आर गलत है, ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी वो कौन सा दिन है जिस दिन जो है तो प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पहला है 5 मई, ऑप्शन नंबर सेकंड है 5 जून, ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए यहाँ है कि 5 जुलाई, या फिर 5 अगस्त। तो देखिए हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। अब कथन ए है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। उसके बाद आर है कि संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना सतत विकास कहलाता है। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि दोनों कथन, यानी ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सही है किंतु आर गलत है, मतलब ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें देखिएगा कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम संसाधनों का सतर्कतापूर्वक जो है उपयोग करेंगे और उन्हें नवीकरण के लिए समय देंगे तब उसे हम संसाधन संरक्षण कहेंगे। उसके बाद क्योंकि संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना सतत विकास कहलाता है। तो यहाँ पे ये भी सही है किंतु इसकी व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि दोनों कथन, यानी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती है। तो चक्रवात, स्थानीय पौने, मौसमी पौने, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है अस्थायी पौने। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो स्थानीय पौने होते हैं वो स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसको कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था।
तो देखिएगा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है कर्नाटक, उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है राजस्थान, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा गुजरात, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य जिसको कदम्ब मयूर शर्मल ने स्थापित किया था। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटक। मतलब कर्नाटक राज्य को जो है तो कदम्ब मयूर शर्मल ने स्थापित किया था। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं। अब इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इस रेखा को कहते हैं कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन, मतलब जो ये खड़ी रेखाएं हैं ये कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। तो ऐसी रेखाओं के बीच की दूरी का मापन हम कैसे कर सकते हैं और इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। तो आइए देखिए पहला वाला कि विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना, यानी कि ये उत्तर सही होगा। या विषुवत रेखा की लंबाई को 360 डिग्री से विभाजित करना, या फिर विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे दिया गया है कि विषुवत रेखा को दुगुनी लंबाई को 90 से विभाजित करना। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं और इस मापन हेतु पूछा गया है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए इस मापन हेतु जो सबसे सही उत्तर होगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है तो वह महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आत्मन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण है, या फिर ऋतुएं हैं, या ऑप्शन नंबर देखिएगा थर्ड है कि असफाल्ट से बनी सड़कें हैं, या भीड़ वाले ऊंचे भवन हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि आत्मन अथवा सूर्य, देखिए कि पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला या प्रभावित करता है तो वह महत्वपूर्ण कारक आत्मन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि जब ग्रीनविच पर यानी कि अपराह्न के 1 बजे का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा। तो देखिएगा यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि 5 अपराह्न तथा 9 पूर्वाह्न, या फिर 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न, या अपराह्न के 5 बजे उसके बाद पूर्वाह्न जो है पूर्वाह्न के 5 बजे हैं तथा अपराह्न के 9 बजे, या फिर 9 अपराह्न तथा 5 पूर्वाह्न। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब ग्रीनविच पर अपराह्न के 1 बजे का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः पूछा गया है क्या समय होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब ग्रीनविच पर अपराह्न के 1 बजे का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में जो क्रमशः समय होगा तो वो 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि डॉट डॉट एक ऐसी स्थिति है या डॉट डॉट एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। यानी ऐसी कौन सी स्थिति का संदर्भ देती है कि जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन होते या ये वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों के पास उपलब्ध होते हैं। तो देखिए वो स्थिति कौन सी है। तो पहला है कि सोपानिकी स्थिति है, या विविधीकरण स्थिति है, या ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे है कि असमानता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है बेदखली है। तो देखिएगा कि वो स्थिति है असमानता। असमानता एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है असमानता। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है।
तो शैल चक्र का सही क्रम आपको बताना है। तो पहले वाले ऑप्शन में है कि अवसादी शैल, उसके बाद कायांतरित शैल, फिर मैग्मा आता है, या फिर आग्नेय शैल, कायांतरित शैल या अवसादी शैल, या मैग्मा पहले आता है फिर कायांतरित शैल या अवसादी शैल, या ऑप्शन नंबर 4 है आग्नेय शैल, मैग्मा और कायांतरित शैल। तो आपको बताना है शैलों का सही क्रम, यानी कि निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या होगा। तो देखिए शैल चक्र का सही क्रम होगा अवसादी शैल, फिर कायांतरित शैल, उसके बाद मैग्मा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की। यानी ऐसे व्यक्ति कौन थे वो कि जिन्होंने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ है ज्योतिबा राव फुले, घासीदास या हरिदास ठाकुर, या ऑप्शन नंबर 4 है कि UB फड़के। बताइएगा ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मध्यकालीन भारत में चमड़े का काम करने वाले मजदूरों के साथ काम भी किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की। तो देखिए उस व्यक्ति का नाम है घासीदास। घासीदास ने जो है तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत की और चमड़े का काम करने वाले मजदूरों के साथ काम भी किया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला वाला यहाँ पे दिया गया है पंचमार्क वाले सिक्के, उसके बाद इसके सामने देखिए दिया गया है मुहर लगे चमकदार बर्तन। सेकंड है कि उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन, देखिए उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन। तो इसके सामने देखिए दिया गया है लंबा दोहरेदार हत्थे वाला बर्तन। सी है एम्फोरा। तो एम्फोरा को कहा जाता है मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन। उसके बाद डी है कि एरेटिन वियर, तो रंगों का उपयोग करके प्रतीकों के साथ मुहर लगाई गई। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D करके। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें देखिए कि पंच मार्क वाले सिक्के, तो पंच मार्क वाले सिक्कों को कहा जाता है देखिएगा रंगों का उपयोग करके। ये पहले का चौथा। और बी का उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन, तो बी का तीसरा एम्फोरा। तो एम्फोरा लंबा दोहरे हत्थे वाला बर्तन होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एरेटिन वेयर। तो एरेटिन वेयर जो है तो ये मुहर लगे चमकदार बर्तन होते हैं। एरेटिन वेयर को जो है तो मुहर लगे चमकदार बर्तन कहे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। अब यह है कि निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालयी परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। बी है कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता की क्षतिपूर्ति हेतु। सी है कि वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु। तो देखिएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण क्यों दिया गया है। तो देखिए पहले का है केवल ए, केवल बी, या केवल ए और सी दोनों, या फिर बी और सी दोनों। तो देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ति हेतु। यानी कि देखिए कि भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण इसीलिए दिया गया है कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ति हेतु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार पूछा गया है कि सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो ऐसी भूमि का स्वामी जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था, यानी कि वो व्यक्ति सभा का सदस्य हो सकता है, या जिनकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए, या उनके पास अपना घर होना चाहिए, या फिर डी है कि उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो बताइएगा
कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन बन सकता है। तो पहला वाला है कि केवल ए, उसके बाद ए और बी दोनों, या ए और डी, या फिर ए सी और डी। तो देखिएगा यहाँ पे कि उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पास ऐसी भूमि का स्वामी जहाँ से भू राजस्व वसूला जा सकता है। उसके बाद सी वाला रहेगा कि उनके पास अपना घर होना चाहिए तथा उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये शर्त नहीं दी गई थी कि उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, तो ये शर्त नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा ए सी और डी, यानी कि ए सी और डी ये है ऑप्शन नंबर 4 में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो ए है कि इन पर सरकार का स्वामित्व होता है। उसके बाद बी है कि इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है। सी है कि इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो बताइएगा कि साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से क्या सही है। तो पहला है कि केवल ए बी, केवल बी, या केवल बी सी, या केवल ए सी। तो देखिएगा यहाँ पे कि साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में पूछा गया है कि क्या सही है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल ए सी, यानी कि इन पर सरकार का स्वामित्व होता है और इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है, बल्कि निजी कंपनियों का स्वामित्व नहीं होता है। तो केवल ए सी। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। तो देखिए विविधता कुछ नया और अलग किस तरह से लेकर आती है कि संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण भी है, कि आनुवंशिक रचना के कारण, या समानताओं और समान लक्षणों के कारण, या सजातीय जनसंख्या के कारण। तो देखिएगा यहाँ पे कि विविधता कुछ नया लेकर आती है। तो देखिए विविधता कुछ नया लेकर आती है संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद बी है कि प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्ड्स में सर्दियों के महीनों में सूखा पड़ सकता है। तथा सी वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, तो सी वाले ऑप्शन में कहा गया है कि वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है। तथा डी है कि वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए यहाँ पे कि घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन यहाँ पे आपको करना है। तो पहले में दिया गया है केवल ए बी और सी सही है, केवल बी सी डी सही है, या ए सी डी, या ए बी सी डी दोनों, ये मतलब कि चारों सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये वाला विकल्प नहीं होगा, यानी कि जिस जिस विकल्प जो है ऑप्शन में डी है उसको आप काट दीजिए। तो देखिए इन मतलब कि बी सी और डी, इन तीनों ऑप्शनों में डी वाला ऑप्शन दिया गया है, तो ये सही नहीं होगा। सो जाहिर सी बात है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए सी। देखिए ए बी और सी सही है, देखिए ए बी और सी सही है। तो ए बी और सी ये है ऑप्शन नंबर 1 में। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।